हेलो दोस्तों, जैसा कि सीजन 2 के लास्ट में हमने देख लिया था कि रेड केव का नया लीडर किन्यू बन चुका है। वैसे अब सीजन 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि किन्यू एक एनर्जी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करके कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी मीटियोर रेल्म के फाइनल स्टेज पर भी पहुंच जाता है। तभी अचानक वहां पर हाउफी और सेबल भी आ जाते हैं, जहाँ सेबल इतने दिनों बाद किन्यू से मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ किन्यू उन्हें अपने वेपन्स दिखाता है, जिसे उसने कल्टीवेशन के दरमियान अब पहले से भी ज्यादा अपग्रेड कर दिए थे और अब वो वेपन पहले से ज्यादा कूल और ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। यहाँ ये सब दिखाने के बाद किन्यू सेबल से कहता है कि बीस्ट लीडर के मरने की वजह से उसके भाइयों को ये खबर मिल चुकी होगी, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं अकेला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं, इसलिए तुम लोगों को भी खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और ये कहने के बाद वो सेबल को कुछ क्रिस्टल दे देता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन करके खुद के लेवल को बढ़ा सके। दूसरी तरफ खड़ा हाउफी ये देखकर किन्यू से नाराज हो जाता है। वो कहता है कि तुमने सेबल को इतना ज्यादा कुछ दे दिया, जबकि तुमने मुझे बदले में कुछ भी नहीं दिया, हालांकि मैं हर वक्त तुम्हारी मदद करता रहता हूँ। ये सब कहते हुए हाउफी की नजर उस जेड सोर्ड पर पड़ गई थी, इसलिए वो किन्यू से कहता है कि तुम ये जेड सोर्ड मुझे दे दो, अगर तुम ये मुझे दे दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये सुनकर किन्यू से मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम ये नहीं रख सकते, क्योंकि तुम नहीं जानते ये कोई मामूली सोर्ड नहीं बल्कि ये एक बहुत ही बड़े खजाने की चाबी है। और साथ ही किन्यू ये भी बताता है कि इस तलवार को यहाँ कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, इवन कि बीस्ट लीडर के बाकी के भाई भी इसे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन मुझे इस बात से डर लग रहा है कि कहीं उन्हें मालूम ना हो जाए कि यहाँ पर क्या हुआ, और अगर उन्हें मालूम हो गया कि ये तलवार हमारे पास है तो वो इसे छीनने के लिए आ जाएंगे, और अभी के लिए मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि मैं अकेले उन सबको रोक सकूं। ये सुनकर हाउफी किन्यू से कहता है फिर क्यों ना हम मास्टर लियन की मदद ले ले, जिस पर किन्यू कहता है कि नहीं, अभी के लिए हम उन्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ये कहने के बाद किन्यू को जीएनली की याद आ गई थी, इसलिए अपने भाइयों को वो ब्लड केव की जिम्मेदारी देकर वहां से फौरन जीएनली से मिलने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बीस्ट लीडर के भाइयों यानी हॉल ऑफ 9 डीमंस को देखते हैं, जिन्हें बीस्ट लीडर के मरने की खबर मिल चुकी थी। उन्हें यह भी मालूम हो चुका था कि जेड सोर्ड चोरी हो चुकी है, साथ ही साथ बीस्ट लीडर की जगह अब किन्यू ने संभाल ली है, जबकि किन्यू को वहां पर कोई भी नहीं जानता था। इसलिए उस हॉल ऑफ 9 डीमंस का लीडर अपने 3 भाइयों को किन्यू से मिलने के लिए भेज देता है ताकि वो जेड सोर्ड की इंफॉर्मेशन निकाल सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किन्यू पर आ जाता है, जो कि मिस ली से मिलने के लिए आया हुआ था। तभी उसकी मुलाकात वहां पर मास्टर लियन से भी हो जाती है, जो कि किन्यू को देखकर कहता है कि तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। किन्यू ने सब कुछ सच से बता देता है कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, जिस पर मास्टर लियन उसे एक टोकन देते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो तुम इस टोकन की मदद से मुझे बुला सकते हो और मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। तभी वहां पर मिस ली भी आ गई थी, जो कि किन्यू को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और ये दोनों ही आपस में बातें करना शुरू हो गए थे। जहाँ बातों ही बातों में मिस ली किन्यू को एक गेम के लिए इनवाइट कर लेती है। ये सुनकर किन्यू भी उसके साथ एग्री हो गया था, और ये दोनों मिलकर उस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ किन्यू इस गेम को काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार रहा था, लेकिन इसकी वजह से उसके माइंड में एक प्लान आ जाता है, जिसकी वजह से वो मिस ली से कहता है कि हमारी दोबारा मुलाकात होगी, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉल ऑफ 9 डीमन के वो तीनों भाई वहां पर पहुंच चुके थे, जो कि स्कैन करने के बाद सेबल और हाउफी का पावर लेवल तो देख पा रहे थे, लेकिन उन्हें किन्यू का पावर लेवल नहीं दिख पाता। इसलिए वो किन्यू से कहते हैं कि तुम अपना ये पर्दा हटाओ, हमें तुम्हारा पावर लेवल चेक करना है। लेकिन किन्यू से कहता है कि माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से मेरी पावर लेवल हाइड हो चुकी है और मैं इसे दोबारा से नहीं हटा सकता। अब ये सुनकर उन तीनों भाइयों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उस गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए वहां पर मौजूद गार्ड से सवाल करना शुरू कर देते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि ये बताओ कि हमारा भाई कैसे मारा गया, जिस पर वहां मौजूद गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि हमें कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि हमारे लीडर हमेशा खुद को लॉक करके उस सीक्रेट चैम्बर में बैठे रहते थे। वो किसी पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे जहां पर उनकी मौत हो गई, लेकिन हम में से कोई नहीं जानता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। ये सुनकर उन तीनों भाइयों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने उन गार्ड्स पर हमला करना शुरू कर दिया था ताकि वो डर के मारे सब कुछ बता दे, लेकिन यहाँ पर किन्यू को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, इसलिए वो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ इन तीनों भाइयों से अकेले ही फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ किन्यू इन तीनों को बराबर की टक्कर दे रहा था। लेकिन साथ ही साथ किन्यू देखता है कि वो लोग वहां पर मौजूद महल और उसके लोगों को जख्मी कर रहे थे, इसलिए वो वहीं पर उनको कहता है कि रुक जाओ, मुझे उस जेड सोर्ड के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं उसके बारे में तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगर तुम लोग मुझे अपने लीडर के पास ले जाओ तो मैं उन्हें सब कुछ बता सकता हूँ। ये सुनकर उन तीनों भाइयों ने यहाँ किन्यू को अपना बंदी बना लिया था और उसे अपने लीडर के पास लेकर जा रहे थे, जहाँ जाने से पहले किन्यू टेलीपैथी के थ्रू सेबल को सब कुछ बता देता है। मेरे जाने के बाद मेरे क्लैन का ख्याल रखना, साथ ही साथ वो यहाँ पर इनसे कहता है कि जेड सोर्ड की खबर चारों तरफ फैला दो, इसके बाद अगर तुम लोगों को मौका मिल जाए तो मुझे बचाने के लिए आ जाना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रास्ते पर आ जाता है, जहाँ वो तीनों भाई किन्यू को अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी दूसरे क्लैन की डेसिबल भी इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सेबल और हाउफी ने उस जेड सोर्ड की खबर चारों तरफ फैला दी थी। यहाँ पर काफी ज्यादा देर तक एक बहुत ही ज्यादा लंबी फाइट चलती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बाकी के क्लैन वाले लोग भी काफी ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए वो यहाँ पर इन तीनों भाइयों में से एक भाई को जान से मार
मार डालते हैं। जबकि ये बाकी दो बच्चे भाई बड़ी मुश्किल से किन्यू को वहां से लेकर वापस अपने महल आ पहुंचे थे और यहाँ आने के बाद वो अपने भाई को बताते हैं कि हमारा तीसरा भाई वहां पर मारा गया। साथ ही साथ वो लोग उन दूसरे डेसिबल के नेम भी जानते थे, इसलिए वो अपने लीडर को सब कुछ बता देते हैं। यहाँ ये सब सुनकर उन भाइयों में से एक भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो फौरन से किन्यू को गले से पकड़ते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उन 20 में से सबसे बड़ा भाई उसे शांत रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वो किन्यू से सवाल करता है कि उस जेड सोर्ड के बारे में बताओ, वो कहां पर है। साथ ही साथ हमें ये भी बताओ कि हमारे भाई के साथ क्या हुआ। जो सुनकर किन्यू उन लोगों को एक झूठी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो उन्हें बताता है कि मैं तो वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे मास्टर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है जो कि दूर से ही बता सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ था। इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर 20 लीडर ने आखिरकार उस पजल को सॉल्व कर लिया था, जिसकी वजह से उसे वो जेड सोर्ड भी मिल चुकी थी। तभी अचानक वहां पर एक अनजान शख्स आ गया, जिसने वहां पर 20 लीडर को जान से मार डाला। साथ ही साथ वो अपने साथ जाते हुए जेड सोर्ड को भी ले गया। ये बात सुनकर उस 9 हॉल ऑफ डीमन के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो किन्यू से कहता है कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ, जिस पर किन्यू भी एक्टिंग करते हुए कहता है कि जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें मेरी बात माननी है या नहीं माननी ये तुम्हारी मर्जी है। दूसरी तरफ उस लीडर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या फैसला करना चाहिए, इसलिए वो फिलहाल के लिए किन्यू को एक जेल में बंद करवा देता है। यहाँ साथ ही हमें देखने को मिलता है कि उस गेट का चौकीदार किसी दूसरे क्लैन से मौजूद था, यानी कि वो यहाँ पर कुछ प्लान बनाकर आया हुआ है। ऊपर की तरफ हॉल में हम देखते हैं कि बीस्ट किंग ने वहाँ पर अपने भाइयों के साथ एक मीटिंग शुरू कर दी थी, जहाँ वो लोग किन्यू के मास्टर के बारे में बात कर रहे थे। वो सब लोग कहते हैं कि आखिर वो मास्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसने इतनी दूर से ही ये पता लगा लिया कि हमारे भाई को किसने मारा है, साथ ही साथ जेड सोर्ड को कौन लेकर गया। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें जमीन में कुछ हलचल दिखाई देती है, जिसका पता लगाने के लिए वो फौरन से वहां से निकल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस सिपाही ने किन्यू को जेल से आजाद कर दिया था, साथ ही साथ उसने किन्यू को अपने आगे का प्लान भी बता दिया था। और यहाँ पर किन्यू उस महल के सारे चेन तोड़ रहा था ताकि वो इस महल को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दे। ये देखकर उस हॉल ऑफ 9 डीमंस का एक भाई यहाँ पर किन्यू को रोकने की कोशिश करता है, जबकि बाकी के सारे भाई अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस महल को नीचे गिरने से बचा रहे थे। किन्यू भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वहां पर मौजूद सारी चेन्स को तोड़ देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने उस महल का सारा खजाना भी अपने स्पेस रिंग में भर लिया था। और ये करने के बाद वो फौरन वहां से निकल जाता है, जो देखकर वहां पर मौजूद उन सारे डीमंस ने भी किन्यू को फॉलो करना शुरू कर दिया था। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बाकी के सेट वाले लोग यहाँ पर किन्यू को कैद कर लेते हैं और ये सब किन्यू का ही प्लान था। वहीं पर हॉल ऑफ 9 डीमंस के सारे मेंबर्स भी आ चुके थे, जो कि इंडेसिबल को सामने देखकर उनसे कहते हैं कि चलो किन्यू को हमारे हवाले कर दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो हम यहाँ से तुम्हें जिंदा जाने देंगे, वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनकर वो दोनों क्लैन वाले डेसिबल कहते हैं कि हमें माफ करना, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे किंग्स को इस किन्यू की जरूरत है। वो भी जेड सोर्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन किन्यू से सुनना चाहते हैं, इसलिए हम किन्यू को तो तुम्हारे हवाले नहीं करने वाले। यहाँ ये सारी बातें सुनते हुए किन्यू हॉल ऑफ 9 डीमंस के लोगों को भड़का रहा था। वो उनसे कहता है कि जाओ, तुम लोगों पर तो लानत है, तुम लोग मुझे इनसे छुड़वा भी नहीं सकते। हालांकि मैंने तुम लोगों की भाई 20 लीडर को जान से मारा है, तुम लोग तो वाकई में काफी ज्यादा डरपोक हो, जो कि 2 डेसिबल से भी फाइट नहीं कर सकते। ये सब सुनकर तो उस हॉल ऑफ 9 डीमंस के भाइयों को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो फौरन से किन्यू और उन 2 सिपाहियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू अब आजाद हो चुका था। वो इन दोनों क्लैंस के लोगों को आपस में लड़वाने के साथ साथ खुद भी इन लोगों से फाइट कर रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर 20 लीडर किन्यू को आजाद देकर कहता है कि कहीं ये यहाँ से भाग ना जाए, इसलिए उसने फौरन से वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट करना शुरू कर दिया था। और इससे पहले कि वो शील्ड पूरी तरीके से उस आइलैंड को कवर कर पाती, हॉफी भी बड़ी तेजी के साथ उस शील्ड के अंदर इंटर हो जाता है। हॉफी को असल में यहाँ पर किन्यू ने ही माइंड टू माइंड बात करके उसे बुलाया हुआ था, क्योंकि ये सब किन्यू की ही चाल थी। यहाँ उस शील्ड के उस आइलैंड को पूरी तरीके से कवर करने के बाद बीस्ट किंग मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो अब तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द तुम उस जेड सोर्ड को हमारे हवाले कर दो। यहाँ वो बीस्ट किंग अब ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि हॉफी पीछे से आते हुए बीस्ट किंग के 2 भाइयों को जान से मार डालता है। साथ ही साथ वो इन दोनों की एनर्जी क्रिस्टल को अपने पास रखते हुए बीस्ट किंग से कहता है कि जल्द से जल्द इस शील्ड को यहाँ से हटा दो, नहीं तो तुम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ बीस्ट किंग अपने 2 और भाइयों को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने भाइयों के साथ मिलकर हॉफी को मारने की कोशिश कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ हॉफी बहुत ही आसानी के साथ उन सब लोगों के हमलों को डॉज करते हुए उनसे अपनी जान बचा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन 2 डेसिबल के लीडर भी वहां पर आ जाते हैं, जिनके आते साथ ही वो अपने डेसिबल से कहते हैं कि बस तुम लोगों का काम यहाँ पर पूरा हो गया, अब हम आगे का काम संभाल लेंगे, तुम लोग चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। यहाँ उन दोनों क्लैन के लीडर्स को यहाँ पर बीस्ट किंग देखकर कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस मैटर में तुम लोगों को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि ये किन्यू और हमारे बीच का मामला है। ये सुनकर उन दोनों क्लैन लीडर में से एक लीडर आगे आकर कहता है कि अब तुम मुझे बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये कहते साथ ही उसने अपनी 3rd आई भी एक्टिवेट कर ली थी, जिसके अंदर से वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उस शील्ड पर करता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उस शील्ड को बीच
बीच में से ही काट देता है। यहाँ अब हम देखते हैं कि वो शील्ड तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जो देखकर किन्यू और हाफी दोनों ही मिलकर उन बीस्ट पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इस हमले के दौरान अब हाफी भी अपने बीस्ट फॉर्म यानी एक बहुत बड़े मंकी में बदल चुका था। इतने बड़े फॉर्म में होने की वजह से हाफी वहाँ पर मौजूद बीस्ट किंग और उसके भाइयों को काफी बुरी तरीके से मार रहा था, जो देखकर वो दोनों सेक्ट लीडर कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें इसे अभी वक्त रहते खत्म करना होगा, नहीं तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दे। और इसी वजह से हम देखते हैं कि इन दोनों ने मिलकर हाफी पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हाफी को काफी ज्यादा दर्द होता है और इस दर्द की वजह से वो गुस्से में आ गया था। यह इतना ज्यादा गुस्सा होने की वजह से वो खुद का कंट्रोल खो देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने वहां पर मौजूद सब लोगों पर लेजर बरसाना शुरू कर दिया था, इवन कि वो किन्यू पर भी हमला कर देता है। किन्यू ये देखकर फौरन से जंप करते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले हाफी तो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर सामने खड़ा बीस्ट किंग उन दो सेक्ट लीडर से कहता है क्यों ना हम पहले इस मंकी को जान से मार डाले, जिसके बाद हम लोग आपस में अपना फैसला भी कर लेंगे। ये सुनकर वो दोनों क्लैन लीडर उसके साथ एग्री हो चुके थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट किंग अपने भाइयों को लेकर हाफी पर हमला करने के लिए निकल चुका था। दूसरी तरफ किन्यू हाफी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अकेले यहाँ पर इन सब लोगों के साथ फाइट कर रहा था। लेकिन इस फाइट के दौरान वो दोनों सेक्ट लीडर मौका पाकर हाफी को जान से मारने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। किन्यू ये देखकर फौरन से उस टोकन का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से उसने मास्टर लियन को यहाँ पर मदद के लिए बुला लिया था। मास्टर लियन यहाँ पर आते साथ ही सबसे पहले हाफी के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं ताकि कोई भी उसे जान से मार ना सके। लेकिन वो सब ये देखकर मास्टर लियन पर ही हमला करना शुरू कर देते हैं, पर मास्टर लियन को उनके अटैक से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बहुत ही आसानी के साथ उन सब लोगों के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन्होंने अपने वेल का इस्तेमाल करके वहां पर मौजूद उन सब लोगों को कैद कर लिया था और इसके बाद वो किन्यू को वहां से टेलीपोर्ट करके पानी से बाहर ले आते हैं। बाहर आने के बाद वो सबसे पहले हाफी पर एक तरह का पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से हाफी वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। लेकिन यहाँ पर वो इतना ज्यादा थका हुआ था कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब मास्टर लियन ने वहां पर मौजूद सारी सिचुएशन को संभाल लिया था, तो इसके बाद वो उन सब लोगों को भी वहां पर बुलवा लेते हैं, जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम लोगों ने ये जेड सोर्ड हासिल करने के लिए कई बेगुनाह लोगों की जान ली है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसलिए तुम लोगों को इसकी बराबर सजा मिलेगी। लेकिन किन्यू यहाँ पर मास्टर लियन से कहते हैं कि इन लोगों ने अपना सबक सीख लिया, आइंदा ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए आप इन्हें प्लीज माफ कर दीजिए। यहाँ किन्यू की ये बातें सुनकर मास्टर लियन उन सबको माफ कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग यहाँ पर किन्यू का शुक्रिया अदा करते हुए मास्टर लियन से कहते हैं कि हम लोग आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे, जिसके बाद मास्टर लियन भी किन्यू को वहाँ से टेलीपोर्ट करके कहीं और आ जाते हैं। किन्यू यहाँ पर मास्टर लियन की पावर्स के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए वो उनसे सवाल करता है कि मास्टर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका कल्टीवेशन लेवल क्या है। लेकिन मास्टर उसकी बात को घुमाते हुए कहते हैं कि जब वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी के लिए तुम्हें उस 9 सोर्ड्स के बारे में जानना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। असल में बहुत सारे डीमन और बीस्ट इन 9 सोर्ड्स को हासिल करना चाहते हैं, जिसकी मदद से वो एक मैजिकल गेट को ओपन कर पाएंगे और उसके पीछे वाला ट्रेजर उन लोगों को मिल जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि वो ट्रेजर बहुत ज्यादा कीमती है और अब तो तुम्हारे पास एक सोर्ड भी मौजूद है, इसलिए तुम्हें बाकी के 8 सोर्ड्स ढूंढनी होगी, जिसके बाद तुम वो ट्रेजर हासिल कर सकते हो। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा संभल कर करना होगा, क्योंकि उस सोर्ड को हासिल करने के लिए तुम पर कभी भी कोई भी हमला कर सकता है। किन्यू यहाँ पर मास्टर लियन की बात समझ गया था, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि उसका ब्लड केव पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए वो उसी जगह पर अपना नया पिविलियन बनाना शुरू कर देता है, जिसमें उसके बाकी के दोस्त भी उसकी मदद कर रहे थे। और अगले कुछ ही दिनों के अंदर वो वहां पर न्यू पिविलियन बनाकर तैयार कर देते हैं, जिसका नाम किलियो स्टार पिविलियन रख देता है। अब यहाँ स्टार पिविलियन का नया लीडर मास्टर लियन ने किन्यू को चूज किया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू वहां पर ब्लड केव के सारे गार्ड्स को भी ले आता है। साथ ही साथ किन्यू देखता है कि उन गार्ड्स में अब एक नई लड़की भी शामिल थी, जिसे सेबल ने खुद अपॉइंट किया था, क्योंकि वो उन सब में से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जानने के बाद किन्यू उसे वहां का कमांडर बना देता है, जबकि साथ ही साथ उसने जोंग को वहां का मैनेजर बना दिया था। और इसके बाद वो उन सब लोगों को जिम्मेदारी संभालने के लिए वहीं पर छोड़ देता है, जबकि वो खुद भी इस ली के साथ उस पिविलियन को अंदर से देखना शुरू कर देता है। और उसने ये पिविलियन बिल्कुल उस क्लाउड बेस्ड सेक्ट विला की तरह ही बनाया हुआ था, जहाँ पर उसने अपना सारा बचपन गुजार दिया था। यहाँ बिस्ली किन्यू के साथ काफी जरा खुश दिखाई दे रही थी और ये दोनों आपस में काफी जरा क्वालिटी टाइप स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि किन्यू ने वहां पर मौजूद सारे के सारे क्लैंस जिनके पास जेड सोर्ड थी, उन सब लोगों को अपने पिविलियन में इनवाइट कर लिया था और वो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। यहाँ खाना खाते हुए वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और धीरे धीरे इन लोगों की दोस्ती बढ़ रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि इमॉर्टल क्लैन का लीडर वहां पर खड़े होकर किन्यू से कहता है कि आप सब लोग अपनी जेड सोर्ड मेरे हवाले कर दीजिए, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो मैं उस नई सोर्ड को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर किन्यू को पहले तो उस पर यकीन नहीं आता, लेकिन तब वो इमॉर्टल क्लैन का लीडर कहता है कि मैं एक स्पेल के बारे में जानता हूँ, जिनमें मैं इन 8 जेड सोर्ड का इस्तेमाल करके उस 9th जेड सोर्ड को ढूंढ सकता हूँ। ये सुनकर किन्यू काफी जरा खुश हो जाता है और सबसे पहले वही अपनी तलवार उसके हवाले कर देता है। तो देखकर अब बाकी के क्लैन
लीडर ने भी उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था और वो सब लोग ही अपनी जेड सोर्ड निकालकर उसके हवाले कर देते हैं। हाँ, सारी की सारी 8 सोर्ड मिलने के बाद हम देखते हैं कि इमॉर्टल क्लैन की लीडर ने एक स्पेल परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो सारे के सारे सोर्ड एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर उन सब लोगों ने भी अपनी फ्लाइंग वेपन्स का इस्तेमाल करके उनका पीछा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उन्हें वो 9 सोर्ड भी मिल जाएगी। यहाँ इन लोगों का ये सफर काफी ज्यादा लंबा था, जहाँ रास्ते में इन लोगों को कई तरह के मौसम झेलने पड़ते हैं और इन मौसम के दौरान किनियो हमेशा से मिस ली की हिफाजत कर रहा था। जो बात सच बताऊं तो मिस ली को काफी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हर लड़की को बस ऐसा ही लड़का चाहिए जो कि हमेशा उसकी हिफाजत कर सके। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये लोग काफी ज्यादा दूर आ चुके थे, लेकिन एक जंगल के बाद उस इमॉर्टल क्लैन के लीडर का स्पेल काम नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है ये बात भी इन्हें मालूम नहीं हो पाती, इसलिए हम देखते हैं कि ये सब लोग अपनी सोर्ड रखकर अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उस सोर्ड को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ किनियो अपने साथ मिस ली को मिस्टी क्लाउड विला ले गया था, क्योंकि वो जगह यहाँ से काफी ज्यादा करीब थी, साथ ही साथ उन लोगों का किडा भी यहाँ पर काफी ज्यादा करीब था। इसलिए किनियो पहले मिस ली को अपना विला दिखाता है, जहाँ पर वो बताते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना बचपन कैसे गुजारा। ये सब सुनकर मिस ली को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये सब करने के बाद किनियो अपनी फैमिली से मुलाकात करने के लिए वापस अपने किडा भी आ जाता है, जहाँ सबसे पहले उसकी मुलाकात अपने भाइयों से होती है। उसके भाई यहाँ पर इतने वक्त बाद किनियो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ किनियो लगातार अपने फादर के बारे में पूछ रहा था, जो सुनकर उसके भाई कहते हैं कि हमें माफ करना, लेकिन तुम्हारी फादर से मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि वो अंकल यूनजी के साथ एक स्पेशल टेक्निक सुनने के लिए यहाँ से बहुत ज्यादा दूर गए हुए हैं। ये सुनकर किनियो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अपने मास्टर से ही मुलाकात करके चला जाऊंगा, लेकिन उसके भाई कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा मास्टर भी यहाँ पर नहीं है, वो भी जरूरी काम से बाहर है। अब यहाँ बार बार इनकार सुनकर किनियो को शक हो गया था, वो समझ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ सीधा सीक्रेट चैम्बर की तरफ चला जाता है। जहाँ पहुंचने पर वो देखता है कि उसके फादर और अंकल यूजी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन उन दोनों का एक एक हाथ कट चुका था, और ये सब वहीं पर मौजूद एक दुश्मन क्लैन ने किया है। किंडाई और मास्टर यूजी यहाँ पर छुप के इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो लोग किनियो को इसके बारे में नहीं बताना चाहते थे, वरना वो लोग जानते थे कि किनियो क्या करेगा। और अब जब किनियो ने खुद ही सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, तो वो उसे बता देते हैं कि ये सब मिंग क्लैन के लीडर ने किया है। उसने सबसे पहले तुम्हारी टीचर ली को जान से मार डाला, जिसके बाद उन्होंने हमारा हाथ भी काट दिया, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये सुनकर तो किनियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और इसलिए मिंग क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मिंग क्लैन में हम देखते हैं कि किनियो के साथ आए हुए 2 सेट लीडर वहां पर पहले से ही पहुंच चुके थे, जो कि मिंग क्लैन के लीडर से कहते हैं कि तुम्हें अपनी आर्मी का इस्तेमाल करके हमारे लिए वो लास्ट वाली जेड सोर्ड ढूंढनी होगी, जिसके लिए वो मिंग क्लैन का लीडर भी मान चुका था, क्योंकि वो लोग यहाँ पर इनसे काफी ज्यादा डर रहे थे। अभी वहां पर किनियो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि मिंग क्लैन का लीडर कौन है, सामने आओ। ये सुनकर इमॉर्टल सेट का लीडर कहता है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया, हमारे सेट के लीडर इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है। जिस पर मिंग क्लैन का लीडर कहता है कि हमें नहीं मालूम, हम तो इस लड़के को पहचानते भी नहीं है, हमने तो पहले इसे कभी देखा ही नहीं। उन लोगों को तो सच में ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किनियो है कौन। जिस पर किनियो खुद ही बताता है कि मैं किन क्लैन से बिलोंग करता हूँ, और मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं अपने फादर और अंकल का बदला ले सकूं। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद मिंग क्लैन की सारी आर्मी फौरन से किनियो पर हमला करने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पर सेबल और हाफी भी अपने साथ डीमन कल्टिवेटर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर तो मिंग क्लैन का किंग काफी ज्यादा घबरा गया था। वो फौरन से किनियो के सामने झुकते हुए कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें मालूम नहीं था कि वो आपका फादर है, नहीं तो हम लोग कभी भी ऐसा ना करते। लेकिन किनियो ये सब कुछ अनसुना कर देता है, और हम देखते हैं कि उसने बड़ी तेजी से किंग के बेटे पर हमला करना शुरू कर दिया था, जहाँ वो उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा था। इमॉर्टल सेट का लीडर ये देखकर बीच में आते हुए किनियो को रोककर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे इमॉर्टल सेट की कुछ रूल है, अगर तुमने उन रूल्स को तोड़ दिया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। वो अभी ये कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि डेविल सेट का लीडर बड़ी तेजी के साथ आकर उस किंग के बेटे को जान से मार देता है। साथ ही वो कहता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ ये सब होने के बाद इमॉर्टल सेट का लीडर किनियो से कहता है कि बस करो, बहुत हो गया, तुमने अपना बदला पूरा कर लिया है, क्योंकि किंग के बेटे ने ही तुम्हारी टीचर को जान से मारा था, साथ ही साथ उसने तुम्हारे अंकल और फादर का हाथ भी काटा है, इसलिए तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। अगर इसके बाद तुमने किसी और की जान ली तो ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो सब लोग बेकसूर हैं। ये सब सुनकर किनियो काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो किसी तरह करके खुद को शांत करा देता है, जिसके बाद वो अपनी टीम को लेकर वापस अपने मेंशन आ गया था, जहाँ उसकी मुलाकात अपनी बचपन की दोस्त से हो जाती है, और वो देखते हैं कि उसका हाथ पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन यहीं पर उसे मालूम हो चुका था कि मिस ली एक मेडिकल कल्टीवेटर है, जिसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके फ्रेंड का हाथ पूरी तरीके से हील कर दिया है। साथ ही साथ मिस ली किनियो के फादर और उसके अंकल का भी हाथ पूरी तरीके से हील कर देती है, जो देखकर किनियो काफी ज्यादा खुश हो गया था।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस देखकर जरा से भी खुशी होती है या मजा आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ किन्यू इतना जरा खुश होने की वजह से मिस ली का शुक्रिया अदा कर देता है, जिस पर मिस ली कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि किन्यू यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा वक्त स्पेंड कर रहा था कि तभी उसे मालूम हो जाता है कि वो आखिरी सोड कहाँ पर है। वो लास्ट डेट सोड एक केव के अंदर थी जहाँ पर बाकी सारे क्लैन के लीडर्स को उस केव में जाने से काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि हमसे पहले जाने वाले सिपाहियों का वहां पर क्या हशर हुआ। उनमें से कोई भी जिंदा निकलकर बाहर नहीं आ पाया। ये सुनकर किन्यू कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो मैं खुद आगे जाऊंगा। और वो ये कहकर सबसे पहले खुद ही उस केव में चला जाता है, जिसकी वजह से बाकी के क्लैन लीडर्स को भी थोड़ी बहुत हिम्मत मिल चुकी थी और वो भी किन्यू को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उस केव के अंदर इन लोगों को काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते बल्कि यूं ही हिम्मत करके आगे बढ़ते जा रहे थे। और आखिरकार इन लोगों को एक जगह पर रुकना ही पड़ता है, क्योंकि वहां आगे 9 रास्ते गए हुए थे और इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमें किस रास्ते को फॉलो करना चाहिए। जिस पर इमोर्टल क्लैन का लीडर एक बार फिर से आगे आकर वही अपना पुराना स्पेल कास्ट करता है ताकि वो उस 9th सोर्ड को ढूंढ सके, लेकिन हम देखते हैं कि उसके सोर्ड्स वापस घूमकर वहीं पर आ चुके थे, यानी कि कोई इसके खिलाफ अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करके उन सोर्ड्स को भटका रहा है। अब ये जानने के बाद किन्यू कहता है कि हम लोग इतनी दूर तक आए हैं, हम लोग यूं हार नहीं मान सकते, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस सामने वाले रास्ते में जाना चाहिए। और ये कहने के बाद वो सब लोग ही उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो रास्ता सीधा जाकर एक डेड एंड पर पहुंच जाता है जहां इन लोगों पर चारों तरफ से लावा गिर रहा था। ये देखकर ये सब लोग ही अपने सामने शील्ड क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वो शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। साथ ही साथ वो लावा यहाँ पर बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से ये लोग उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते और वो लावा सीधा आकर इन्हें टच कर देता है, जो देखकर ये लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। लेकिन तभी ये लोग टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक निकाबपोश आदमी भी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, जिसका नाम यांग मो है। वो किन्यू से कहता है कि तुम लोग जरूर यहाँ पर 9th जेड सोर्ड ढूंढने के लिए आए होंगे, लेकिन वो मेरे पास है। और ये कहते साथ ही वो अपना मास्क भी हटा देता है, जो देखकर वहां पर मौजूद लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि असल में यांग मो पहले ब्लैक ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता था। साथ ही साथ यहाँ पर यांग मो बताता है कि अगर तुम लोगों को वो ट्रेजर चाहिए तो तुम लोगों को मुझे भी अपनी टीम में शामिल करना होगा। वो 9th जेड सोर्ड मेरे पास है, इसलिए मैं वो तुम्हें वैसे तो नहीं देने वाला। ये सुनकर किन्यू ने थोड़ी देर के लिए सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर वो सोचता है कि हमारी टीम जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। इसलिए किन्यू कहते हैं ठीक है, तुम और तुम्हारी ये मैजिकल बीस्ट हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन अगर तुमने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब यहाँ सब लोगों के एग्री होने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग उस गुफा से बाहर आ गए थे, जहाँ पर 9 जेड सोर्ड्स की मदद से अब इन लोगों को उस ट्रेजर की लोकेशन भी मालूम हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ ये लोग ये बात भी बहुत अच्छे से जानते थे कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम लोग वहाँ पर यूं ही नहीं जा सकते। साथ ही साथ इन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, हम अपने साथ वहाँ पर सब लोगों को लेकर नहीं जा सकते, इसलिए हमें से जिस के पास भी जेड सोर्ड मौजूद है वो अपने साथ एक एक आदमी को लेकर आ सकता है। ये सुनकर सबके सब एग्री हो चुके थे, लेकिन बीस्ट किंग इस बात के लिए एग्री नहीं हो रहा था। वो कहता है कि मैं तो अपने सारे भाइयों को लेकर आऊंगा, नहीं तो तुम में से कोई भी जा नहीं पाएगा। ये सुनकर तो यांग मो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो बीस्ट किंग के साथ साथ वहाँ पर मौजूद उसके सारे भाइयों को भी जान से मार डालता है। जो बात बीस्ट किंग के लास्ट बचे भाई को दूर से ही मालूम हो चुकी थी। यहाँ दूसरी तरफ ग्रीन क्लैन का लीडर कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम यकीन करने के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुमने अभी हमारी नजरों के सामने ही हमारे एक टीममेट को मार दिया, क्या पता तुम फ्यूचर में हम पर भी हमला कर दो। जिस पर यांग मो कहता है कि वो बीस्ट किंग काफी ज्यादा कमजोर था और हमारी टीम में कमजोरों की कोई जगह नहीं। साथ ही साथ यांग मो यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि वो ट्रेजर गेट यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, जहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे तो सिर्फ 4 महीने लगेंगे, क्योंकि मैं 6x9 ट्राइबोल्यूशन पर हूँ, लेकिन तुम लोग अभी तक सिर्फ 4x9 ट्राइबोल्यूशन पर हूँ, जिसकी वजह से तुम लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए सालों लग जाएंगे और इसलिए हम लोग वहाँ पर अभी के लिए नहीं जा सकते, जबकि तुम लोगों के पास सिर्फ 1 साल है। तुम लोगों को खुद को 6x9 ट्राइबोल्यूशन तक लाना ही होगा ताकि तुम लोग मेरी स्पीड को मैच कर सको और हम लोग वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँच सके। ये सब कहने के बाद यांग मो यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि हम लोग ठीक 1 साल बाद दोबारा इसी जगह पर मिलेंगे और ये कहने के बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जबकि यहाँ दूसरी तरफ किन्यू काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि बीस्ट किंग और उसके बाकी के सारे 8 भाई मारे जा चुके हैं और इस बात को लेकर उनका आखिरी भाई बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, इसीलिए उसे डर लग रहा था कि कहीं वो मेरी फैमिली पर हमला ना कर दे। लेकिन ये सब सुनकर किन्यू का फादर उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वैसे भी तुम्हारे गार्ड्स हमारी हिफाजत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ वो बताते हैं कि सेबल और हाउफी काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि उनका लास्ट भाई हम पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पर किंडाई पूरी तरीके से गलत था, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बीस्ट ब्रदर जो कि अब बीस्ट किंग बन चुका है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहता है कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली मारी जा चुकी है और जरूर इसके पीछे किन्यू का ही हाथ होगा। ये सब कहने के बाद वो अपने सेनापति को किन्यू की फैमिली को मारने के लिए कहता है ताकि वो अपना
हिसाब पूरा कर सके। यहाँ साथ ही साथ हम देखते हैं कि किन्यू और सेबल दोनों ही लगातार अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे, जहाँ सेबल का पहले ही 6x9 ट्राइबोल्यूशन शुरू हो जाता है। ये ट्राइबोल्यूशन एग्जाम सेबल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन सेबल हार नहीं मानता और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार उस एग्जाम को पास कर लेता है। यहाँ 6x9 ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को पास करने की वजह से हम देखते हैं कि सेबल एक बार फिर से इवॉल्व हो चुका था और उसकी अब आधी बॉडी इंसान की हो चुकी थी, जबकि आधी अभी भी बर्ड की थी। ये देखकर तो किन्यू काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो फौरन से सेबल को गले लगा लेता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हावियो यहाँ पर किन्यू के लिए एक बुरी खबर लेकर आया हुआ था। वो उसी शाम किन्यू को बताता है कि बीस्ट किंग के कुछ साथियों ने हमारे स्टार पेविलियन पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो हमारे स्टार पेविलियन में घुल मिल गए हैं। ये सुनकर किन्यू भी थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि वो समझ गया था कि बीस्ट किंग ने अपनी पहली चाल चल दी है। इसलिए वो हाफी से कहता है कि तुम स्टार पेविलियन के सारे टोकन्स चेंज करवा दो, ताकि हमें उन स्पाइस के बारे में मालूम हो सके। ये ना हो कि वो हमारी ही गार्ड्स में मिलकर हम पर हमला कर दे। ये सुनकर हाफी बिल्कुल ऐसे ही करता है। जबकि दूसरी तरफ किन्यू अभी भी बीस्ट किंग के बारे में सोच रहा था, उसे काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। अभी अचानक मिस ली भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि किन्यू से सवाल करती है कि आखिर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। किन्यू उसे सब कुछ सच सच बता देता है। साथ ही साथ किन्यू कहते हैं, लगता है मुझे अपनी ट्राइबोल्यूशन एग्जाम की बात को लीक करवाना होगा, ताकि उस बीस्ट किंग को लगे कि ये मुझे मारने का एक अच्छा मौका है और वो मुझ पर हमला कर दे, जिसकी वजह से मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये सुनकर तो मिस ली को किन्यू की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन वो उसे कुछ ना कहते हुए वहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम किंडाई को देखते हैं, जो कि किन्यू के इस फैसले से जरा से भी खुश नहीं थे। वो किन्यू से कहते हैं कि तुम्हें अपने स्टार पेविलियन के सारे गार्ड्स को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, वरना वो तुम्हें तुम्हारी कमजोर हालत में जान से मार डालेगा, जिस पर किन्यू साफ साफ मना कर देता है। वो कहते हैं कि मेरे लिए मेरी फैमिली ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कहने के बाद वो सेबल को अपनी फैमिली की जिम्मेदारी देकर अपने 6x9 ट्राइबोल्यूशन एग्जाम के लिए रवाना हो जाता है। साथ ही साथ हाफी और कुछ गार्ड्स भी यहाँ पर किन्यू के साथ जा रहे थे। हाफी यहाँ पर किन्यू को एक कवच भी दे देता है, जो कि मिस ली ने भिजवाया हुआ था। किन्यू उस कवच को पहनने के बाद अपने 6x9 ट्राइबोल्यूशन एग्जाम की तरफ निकल जाता है, जबकि उसने साथ ही साथ ये खबर लीक भी करवा दी थी, जो कि बीस्ट किंग को मालूम हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन मौका होगा किन्यू और उसकी फैमिली दोनों को एक साथ मारने का। जो कहने के बाद उसने अपनी सारी की सारी आर्मी को अपने सेनापति के साथ की इन फैमिली पर हमला करने के लिए भेज दिया था। दूसरी तरफ वो खुद किन्यू पर हमला करने के लिए अपने साथ कुछ सिपाही लेकर रवाना हो गया था। जबकि हम किन्यू को देखते हैं, जो कि अपने 6x9 ट्राइबोल्यूशन एग्जाम के लिए बैठा हुआ था। उस एग्जाम की फर्स्ट 3 स्ट्राइक यहाँ पर आकर किन्यू से टकरा जाती है, जिसे किन्यू ने काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया था। और यहाँ पर जैसे उसकी लास्ट लाइटिंग का समय होता है, तभी अचानक बीस्ट किंग भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि किन्यू को यूं कमजोर हालत में देखकर उस पर फौरन से अटैक कर देता है। ये देखकर किन्यू काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसके दोनों तरफ से उस पर अटैक्स हो रहे थे। इसलिए वो फौरन अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वो उन दोनों अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। और थोड़ी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। यानी कि किन्यू ने अपने 6x9 ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और वो अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें किन फैमिली की हालत दिखाई जाती है, जिन पर हमला हो चुका था, और सेबल वहाँ पर मौजूद उन सारी आर्मी से फाइट कर रहा था। ये फाइट काफी ज्यादा देर तक चलती है, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि किंडाई भी अपनी आर्मी को लेकर सेबल की मदद कर रहा था। इस हमले के दौरान हम देखते हैं कि बीस्ट किंग का सेनापति यहाँ किंडाई पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से किंडाई काफी कमजोर पड़ चुके थे। पर इससे पहले कि वो सेनापति यहाँ किंडाई को जान से मार पाता, तभी हाफी वहाँ वक्त पर पहुंच जाता है, जिसने किंडाई की जान बचा ली थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर आते साथ ही उस सेनापति को भी जान से मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट किंग की आर्मी काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी और इसी वजह से किन फैमिली ये जंग जीत जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं, जो कि उस बीस्ट किंग के साथ काफी ज्यादा खतरनाक फाइट लड़ रहा था। इस फाइट के दौरान बीस्ट किंग समझ चुका था कि किन्यू बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मैं उसे जान से नहीं मार सकता और मेरी जान यहाँ पर बच जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए वो अपनी बहुत ही ज्यादा फॉरबिडन डेडली टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जान तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ वो किन्यू को भी यहाँ पर जान से मार डालेगा। ये देखकर किन्यू फौरन से मिस ली के दिए हुए सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ तबाही मच गई थी। हाफी जैसे यहाँ पर पहुंचता है, वो किन्यू को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसे तो किन्यू कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो किन्यू के लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि उसे लगता है कि शायद किन्यू जान से मारा गया। लेकिन तभी हम किन्यू को देखते हैं, जिसका मीटियोर स्टोन उसे हील कर रहा था। यहाँ किन्यू को जिंदा देखकर हाफी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो किन्यू को लेकर वापस किन फैमिली लौट आया था। जहाँ मिसली पहले से किन्यू का इंतजार कर रही थी, वो वहाँ पर किन्यू को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिस पर किन्यू उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि आज यहाँ किन्यू मिसली के दिए हुए सुरक्षा कवच की वजह से ही जिंदा है। तभी मास्टर लियन भी वहाँ पर आ चुके थे, जो कि किन्यू से कहते हैं कि तुम्हें बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, क्योंकि तुमने अपने 6x9 ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को पास कर लिया है। अब तुम उस
खजाने को ढूंढने के लिए जा सकते हो। साथ ही साथ वो यहाँ पर किन्यू से कहती है कि तुम उस खजाने के लिए मिस ली को अपने साथ लेकर जा सकते हो। ये सुनकर किन्यू कहता है पर मास्टर लियन वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस पर मास्टर लियन कहता है तुम फिक्र मत करो। जी एंगली के पास एक बहुत ही ज्यादा खास तरह का सुरक्षा कवच है, जिसकी वजह से उसे उस जगह पर कोई भी खतरा नहीं होगा। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम उसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। ये सुनकर तो अब किन्यू भी इस बात के लिए एग्री हो चुका था, पर जाने से पहले किन्यू कुछ और भी तैयारियां करना शुरू कर देता है ताकि वो वहाँ पर मिस ली की जान बचा सके। हम देखते हैं कि किन्यू ने मास्टर लिवाई के दिए हुए क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके अपने सारे के सारे वेपन्स को अपग्रेड कर दिया था, जिसकी वजह से उनका कलर अब चेंज होकर ब्लैक में बदल जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि किन्यू बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए अपनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था, जिसे करते करते अब पूरा साल गुजर जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को वादे के मुताबिक दोबारा से उसी जगह पर इकट्ठा होना था। और इसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू अपने साथ मिस ली को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर बाकी के सारे क्लैन लीडर भी पहले से आ चुके थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग उन 9 जेड सोर्ड का इस्तेमाल करके उस ट्रेजर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह लगातार ये सफर करते करते हम देखते हैं कि ये लोग एक मैजिकल होल को पास करते करते आखिरकार एक मेंशन तक आ पहुंचे थे, जिसके गेट के बाहर बहुत सारे बीस्ट मौजूद थे। ये देखकर किन्यू अपने साथियों से कहते हैं कि लगता है हमें अपनी 9 जेड सोर्ड का इस्तेमाल करना होगा, वो यहाँ पर इस गेट को ओपन करने की चाबी है। और ये सुनकर जैसे ही वो सब लोग अपनी जेड सोर्ड को उस दरवाजे में लगाना शुरू करते हैं, वो सारे के सारे बीस्ट वहाँ से हट चुके थे, क्योंकि यहाँ पर इन जेड सोर्ड्स का मतलब यही है कि इन लोगों के पास अंदर जाने का परमिशन है। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अब ट्रेजर के इतने ज्यादा करीब आ जाने की वजह से हम देखते हैं कि इन सब लोगों के दिल में लालच आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो सारे के सारे क्लैन आपस में ट्रेजर के लिए फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक वहाँ पर मौजूद उन क्लैन के पूर्वज भी वहाँ पर आ चुके थे, जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है। और वो यहाँ आने के बाद इन सब लोगों से कहते हैं कि जल्दी से इस दरवाजे को ओपन कर दो, अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो हम तुम लोगों को जिंदा छोड़ देंगे, साथ ही साथ हम तुम लोगों को ट्रेजर का छोटा मोटा हिस्सा भी दे देंगे, लेकिन अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हम तुम लोगों को यहाँ पर जान से मार डालेंगे। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद बाकी के सारे क्लैन लीडर काफी ज्यादा डर गए थे, इसलिए वो उनकी बात मान भी लेते हैं। लेकिन डेविल क्लैन का लीडर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों की बात नहीं मानने वाला, अगर हम अंदर जाएंगे तो हम लोगों को कुछ रूल्स बनाने होंगे, जिस पर वो पूर्वज उसे डरा रहे थे। लेकिन तभी वो डेविल क्लैन का लीडर फौरन अपने दोनों जेड सोर्ड को बाहर निकाल कर कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इन सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसकी वजह से उन सब लोगों को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डेविल क्लैन का लीडर किन्यू से कहता है कि तुम्हारे मास्टर यहाँ पर मौजूद सब लोगों से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम ही अंदर जाने की रूल्स बनाओ, हम सब उसे फॉलो करेंगे। ये सुनकर किन्यू कहता है कि अंदर जाने की सिर्फ 2 ही रूल है। पहला रूल ये कि अंदर जो भी ट्रेजर होगा हम उसे 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और सेकंड रूल ये अगर वहाँ पर कोई ऐसा ट्रेजर हुआ जिसे हम 9 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते तो उसे कोई भी नहीं रखेगा, हम सब लोग यूं ही बाहर आएंगे। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग इस बात के लिए एग्री हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डेविल क्लैन का लीडर भी अपनी दोनों तलवारों को उस दरवाजे में लगाकर उस दरवाजे को ओपन कर देता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलती है। और इसी के साथ ये सब लोग टेलीपोर्ट होकर वहाँ से किसी अजीब जगह पर पहुंच गए थे, जहाँ इन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है। वो इन्हें बताता है कि मैं इस मैंशन का मालिक हूँ और यहाँ पर तुम लोगों का पहला टेस्ट शुरू होगा, जिसका नाम है लक, यानी कि किस्मत। और इसी के साथ इन लोगों का फर्स्ट एग्जाम शुरू हो जाता है, जहाँ पर इन लोगों को एक बहुत ही ज्यादा तेज आवाज सुनाई दे रही थी। इसकी वजह से इन लोगों का दिमाग पलटा जा रहा था, वो सब लोग तकलीफ से चिल्ला रहे थे, यहाँ तक कि वो लोग इस तकलीफ से पागल होने लगते हैं। सभी लोगों को इस आवाज से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन मिस ली भी बहुत ही ज्यादा शांति के साथ खड़ी थी, क्योंकि वो अपने दिमाग पर अच्छे से काबू कर सकती है, पर दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए हम देखते हैं कि बीस्ट क्लैन के कुछ लोग आपस में एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लोग इस आवाज से पागल हो रहे थे। वो लोग अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए भी इस टेस्ट को पास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से नाकाम हो गए थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस ली ने अपने म्यूजिक बचाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से किन्यू और वहाँ पर मौजूद सभी लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनका अपने दिमाग पर काबू आ गया था, और वो आवाज भी धीरे धीरे करके वहाँ से कम हो जाती है। जिसके बाद हमें उस पेंशन के दोबारा ओनर की आवाज सुनाई देती है, जो कहते हैं कि तुम लोगों ने अपने पहले टेस्ट को पास कर लिया, और इसके लिए मैं तुम लोगों को कांग्रेचुलेशन भी कहता हूँ, लेकिन अब तुम्हारे सेकंड और थर्ड टेस्ट की बारी है, जो कि है इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ का। इन दोनों टेस्ट को पास करने के लिए वो आवाज इन लोगों को इसकी तरफ जाने के लिए कहती है। जिसके बाद ये सब लोग इसकी तरफ रवाना हो चुके थे, जहाँ जाते जाते इन लोगों को गोल्ड से बनी हुई चीजें दिखाई देती है। इन्हें लगता है कि शायद यही ट्रेजर है, और इसलिए इन लोगों ने उसे निकालने की कोशिश करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो कोई ट्रेजर नहीं बल्कि यहाँ का सिर्फ इल्यूजन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग उस मैंशन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को एक बहुत बड़ा गार्ड स्टोन दिखाई देता है। उस गार्ड स्टोन को देखकर वहाँ पर मौजूद एक एल्डर कहते हैं कि ये गार्ड स्टोन बहुत ज्यादा कीमती है, अगर किसी ने भी इसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में रिफाइन कर लिया तो वो यहाँ का नया मालिक बन जाएगा। अब ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग उस मैंशन के मालिक बनना चाहते थे, इसलिए वो सब लोग उस गार्ड स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, जबकि इसी वजह से वो लोग आपस में फाइट भी कर रहे थे। लेकिन किन्यू मिस ली को महफूज रखना चाहता था, इसलिए वो उसे लेकर उस मैंशन से बाहर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे चाहे तो वो ट्रेजर मिले या ना मिले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम पर कोई भी आश नहीं आने
दूंगा। ये सुनकर मिस ली को काफी जरा अच्छा लग रहा था। वो किन्यू से कहती है कि असल में यहाँ आने से पहले मुझे मास्टर लिया ने इस गार्ड स्टोन के बारे में बता दिया था। साथ ही साथ उन्होंने बताया था कि इस गार्ड स्टोन की एनर्जी कहीं दूसरी जगह पर भी जरूर छुपी होती है। अगर तुमने बाकी सब लोगों से पहले उस एनर्जी को ढूंढ कर रिफाइन कर लिया तब तुम इस जगह के नए मालिक बन जाओगे। जो सुनकर ये दोनों ही उस एनर्जी को ढूंढना शुरू कर देते हैं और काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार इन लोगों को वो छुपी हुई एनर्जी भी मिल चुकी थी, जिसके सामने किन्यू बैठकर उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी किन्यू लगातार मेहनत करते हुए वहाँ पर मौजूद उस सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में रिफाइन कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ दूसरी तरफ मेंशन में मौजूद वो गार्ड स्टोन धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो जाता है और इन लोगों ने बिला वजह ही एक दूसरे की जान ले ली, क्योंकि वो आवाज यहाँ पर इन लोगों को बताती है कि इस जगह का नया मालिक किन्यू है। साथ ही साथ वो किन्यू से कहती है कि तुमने इस जगह को तो हासिल कर लिया, लेकिन सच बताओ तो ये मेंशन उस ट्रेजर के सामने कुछ भी नहीं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सब लोग टेलीपोर्ट होकर उस जगह से कहीं और पर आ गए थे, जहाँ इस बार सबके सब लोग अकेले और एक दूसरे से अलग थे। यहाँ तक कि मिस ली और किन्यू भी एक दूसरे के पास मौजूद नहीं थे। साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद इन सब लोगों को दो दो रास्ते दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक रास्ता था हेवन का रास्ता और दूसरा रास्ता था हेल का रास्ता। ये दोनों रास्ते उस ट्रेजर तक जाते हैं, पर हेवन का रास्ता काफी ज्यादा लंबा है। अगर उससे कोई जाने की कोशिश करेगा तो उसे उस ट्रेजर तक पहुंचने में 100 साल लग जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ हेल का रास्ता बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसमें कोई भी जान से मारा जा सकता है। किन्यू यहाँ पर सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द मिस ली से मुलाकात करनी होगी, इसलिए मैं 100 साल तक इंतजार नहीं कर सकता और इसीलिए उसने हेल का रास्ता चुन लिया था। जबकि उस रास्ते में इंटर होने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों ने उस हेल के रास्ते को चुना हुआ था और इसीलिए वो लोग आपस में फाइट भी कर रहे थे, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से पहले उस ट्रेजर तक जाना चाहते थे। उन सब लोगों के दिल में लालच आ चुकी थी। तभी अचानक किन्यू की नजर वहाँ पर मिस ली पर पड़ जाती है, जो कि उस ब्रिज से नीचे लावा में गिर रही थी। ये देखकर किन्यू बड़ी तेजी के साथ उसे बचाने के लिए भागता है और वो उसे बचाने की अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा था। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर आसमान से बहुत ही ज्यादा गोलाबारी भी हो रही थी, जिसे टकराकर वहाँ पर लोग जान से मारे जा रहे थे। जबकि साथ ही साथ कुछ क्लैन के लोग आपस में फाइट करके नीचे लावा में भी गिर रहे थे। यहाँ किन्यू मिस ली को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर वो उसे बचा नहीं पाता और इसी वजह से हम देखते हैं कि ये दोनों भी बड़ी तेजी के साथ सीधा जाकर उसी लावा में गिर जाते हैं, जहाँ गिरते साथ ही ये दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी और जगह में आ गए थे। ये जगह वाकई में इल्यूजन से काफी ज्यादा भरी हुई थी। यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इन लोगों को एहसास हो गया था कि ये दोनों एक दूसरे को कितना ज्यादा प्यार करते हैं और इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को किस कर ली थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा प्यारा और रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सारे क्लैन के लोग भी जिंदा मौजूद थे, क्योंकि उस लावा में गिरने वाला हर इंसान टेलीपोर्ट होकर यहीं पर आ गया था। ये देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे कि तभी अचानक उस मेंशन के ओनर की आवाज दोबारा से सुनाई देती है, जो कि इन सब लोगों को कांग्रेचुलेशन करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने अपने तीनों टेस्ट पास कर लिए, क्योंकि तुम लोगों ने अपने डर का सामना करके हेल का रास्ता चुना, इसलिए तुम लोगों ने इस टेस्ट को पास कर लिया और जिसने भी हेवन का रास्ता चुना वो सब लोग जान से मारे गए हैं। और ये सब कहने के बाद वो आवाज इन लोगों को एक और मेंशन दिखाती है, जिसमें वो बताती है कि इस मेंशन में ही वो असली खजाना मौजूद है, लेकिन तुम लोग उसमें से कितना ज्यादा खजाना अपने साथ लेकर जा सकते हो ये तुम लोगों की पावर्स पर डिपेंड करेगा। जो इंसान ज्यादा पावरफुल होगा वो अपने साथ ज्यादा खजाना लेकर जा सकता है और जो इंसान वीक होगा वो अपने साथ कम खजाना लेकर जाएगा। यहाँ ये सब सुनकर वो सब लोग ही उस खजाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, जिसके साथ ही हमारा ये सीजन 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों मैं सीजन 4 और सीजन 5 भी आप लोगों के लिए कल से लाना शुरू कर दूंगा। बस उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर देना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन मिल जाए।